Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Student Learning Classes. Today we will discuss about the first chapter of the class 11th physics where name is unit and dimension and this will be the second lecture. मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्टिव बात किए थे और हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी वो बला है जो फिजिक्स में किसी भी लॉ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। किसी भी फिजिक्स में लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके यूनिट को समझने के लिए, उसके डायमेंशन को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है। यानी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी लॉ को समझाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे, वर्क पढ़ोगे, और पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होती है जिसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड होती है जिसका यूनिट डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। और कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं जिसका यूनिट हमको सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ना होता है। तो चलिए आइए एक एक करके चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हमने तीन भागों में डिवाइड करने की कोशिश की। तीन भागों में उसके जो है बेसिक पैटर्न पर हमने मान करके डिवाइड किया, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी पे कि किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी और डायरेक्शन दो अलग अलग बातों पर हम बात करेंगे। पहले डिपेंडेंसी पे बात करेंगे। तो डिपेंडेंसी पे अगर बात करते हैं तो पहला जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में हमने स्टडी की। फिर हमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का भी हम यूनिट्स की बात करेंगे। यानी हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहे हैं और इधर हम उसके यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक उसी तरह से एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स से रिलेटेड बातें किया था। हमने कहा तो देखो भाई ये फंडामेंटल यूनिट्स है वो 7 होती हैं। कौन कौन सा? अगर हम मास की बात करते हैं तो मास एक फंडामेंटल जो है क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी। ध्यान से समझिएगा, एक क्वांटिटी है और एक यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स दो अलग अलग बात है। इन दोनों को आप एक ही साथ समझते हो पर ये दो अलग अलग बातें हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मास है और उसकी यूनिट है किलोग्राम। ठीक है। उसी तरह से अगर हम मास को बजाय लेंथ को कंसीडर करते थे तो लेंथ को हमने किस में लिया था? मीटर में लिया था। ठीक है। अगर हम समय की बात करें तो समय को हमने सेकेंड में लिया था और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में लिया था। ठीक है। और अगर हम अमाउंट ऑफ मैटर की बात करें तो उसको हमने मोल में लिया था। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट बात थी वो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी थी, और जिसकी जो हमने यूनिट कैंडिला लिखा था, नॉट सैंडिला। तो ये तो हुई फंडामेंटल क्वांटिटी और ये हुई फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी वो वाला है जो फिजिक्स में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है किसी भी लॉ को समझाने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के बेसिस पे तीन भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स, एक क्या सप्लीमेंट्री यूनिट और एक डेराइव्ड यूनिट्स। और डेराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक क्वांटिटी और एक यूनिट। इसी पे हमको चर्चा करना है। हमने बात किया फंडामेंटल क्वांटिटीज की जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसकी सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? थोड़ा हम आपको समझाते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में समझना है। एक है हमारा रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन तो यूनिट हुआ, रेडियन एक यूनिट है और एक स्टेरेडियन यूनिट है। ठीक है, समझते हैं। रेडियन जो होता है वो 2D बात है। मतलब अगर हम 2D स्ट्रक्चर को देखते हैं और अगर एंगल को समझते हैं, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है या कोई सर्कुलर पाथ है और उस पर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी को चली गई, तो वो पॉइंट ए से जितना बी पॉइंट पे जाकर के जो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं,
तो ये अगर हमको मेजर करना है तो हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हमको एंगल को मेजर करना है, एंगल क्या है हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल क्या है हमारी एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट रेडियन। क्लियर? अब एक बात हमने स्टेरेडियन किया, स्टेरेडियन 3D बात है, समझने के लिए एक हम पेपर उठाते हैं और उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर है और इसको ऐसे मोड़ दीजिए, वो जो चूमा बनाते हैं ना, चूमा जानते हैं नहीं? अरे वो जो झाल मुड़ी वाला चूमा होता है, ऐसे बना लेते हैं इसको। तो जो झाल मुड़ी बेचे नहीं है तब उतना आइडिया नहीं मेरे को पर इसको थोड़ा सा बनाते हैं आपको समझने के लिए। तो देखो जो ये दिख रहा है, अगर आप इसके एंगल को कंसीडर करना चाहते, ये 3D बात है, समझ रहे कि नहीं? अगर 3D एंगल आप कंसीडर करेंगे तो 3D एंगल को कंसीडर करने के आप स्टेरेडियन यूज करते हैं, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। तो अगर आपको सॉलिड एंगल के बारे में चर्चा करनी है, इसके बारे में चर्चा करनी है, सॉलिड एंगल के बारे में चर्चा करनी है, तो आप स्टेरेडियन समझ में आ गया। हम पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद हम आपको पैरालेक्स समझाएंगे क्या होता है पैरालेक्स। पहले कुछ बेसिक बातें ही करके चलेंगे ताकि आपको चीजें फील आ जाए, फिर चैप्टर के लास्ट में या बीच में जहां हमको नीड लगेगा कि आपको अब हम जो है पैरालेक्स समझा दें क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझा जाएगा, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाएगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ये हुआ आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इससे पहले क्या था? फंडामेंटल यूनिट्स थे और उसके सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। अब आता है डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। बहुत आसान सी बातें हैं। जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो वेलोसिटी जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एक घर का आधार क्या हो सकता है? एक घर का जो बेस होता है वो ईंट होता है। एक समाज का बेस, एक देश का बेस क्या होता है? पर्टिकुलर घर और पर्टिकुलर इंसान होता है। इंसान से देश है, देश से इंसान नहीं। जब इंसान जिस पर्टिकुलर एरिया में रहने लगेगा उससे देश, घर, गांव और शहर बनता है। उसी तरह से अगर हम कहें कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, तो फंडामेंटल एक बेसिक यूनिट है जिससे आप डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मेरी बातें फील आ रही है? अगर आपको मेरी बातें फील आ रही है तो जरूर हमको मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने बोला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो मीटर होती है और टाइम की जो फंडामेंटल होती है यूनिट होती है सेकंड। तो अगर आप नाराज न हो तो क्या हम वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं? अगर हम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। अब हम अगले किसी फिजिकल क्वांटिटी से बात करते हैं। हम बात की एक्सेलरेशन से। मैंने पूछा भाई एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हालचाल? उसने कहा सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने कहा वाह वाह। मैं कहा तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कहा सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी हम वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि टाइम तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका फंडामेंटल यूनिट हमको मिल जाता है, लेकिन वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमको इसको पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में बदलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे ऑलरेडी टाइम है। अब ये हमको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल चुका है जिसमें सारे आपको जो क्वांटिटीज दिख रही हैं वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आप इसको आराम से जो है यूनिट इसका निकाल सकते हैं, जो है डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड स्क्वायर। तो यदि आप हमसे नाराज न हो तो क्या हम एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करते हैं फोर्स। हमने फोर्स से पूछा भाई क्या है? कहा सर फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कुछ दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, मास एंड एक्सेलरेशन।
अब फोर्स को थोड़ा समझना जरूरी है कि अगर क्लास 9th स्टैंडर्ड पास है तो कहा जाता है कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो क्या एक्सेलरेशन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले से आपको यही लगेगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगा दिया तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। पर ये लॉ वैलिड तभी है जब आप किसी भी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाएं। जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज उस बॉडी पर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो सकता। मान लीजिए ये बोर्ड है, हम ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा के इस बोर्ड पर धकेल रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना फोर्स हमने लगाया उतना हमको दीवार ने अपोज कर दिया, हमारा फोर्स बैलेंस है तो उस बॉडी पर एक्सेलरेशन नहीं मिला। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ लग ही गया। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तभी वैलिड है जब फोर्स क्या हो, अनबैलेंस। क्योंकि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से लेकर के डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए फोर्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम इसके बारे में डिटेल में चैप्टर होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बात को और आगे बढ़ाया जाए, चीजों को फील किया जाए तो देखिए, फोर्स में मास की ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसको हमको फंडामेंटल में बदलने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन को अगर हमको फंडामेंटल में बदलने की जरूरत है तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको फिर सिंपलीफाई करके इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कुछ जानकारी रही फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का, जिसका फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चों तो बात को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट कितने सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। मेरी बातें फील आ रही हैं? हम कितने सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, अब हमको उस पर चर्चा करना है। मेरी बातें समझ में आ रही? अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, हम डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा डिपेंडेंसी और डायरेक्शन दो चीजें हमको पढ़नी है। डायरेक्शन के बारे में चर्चा थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि चीजें लिंक करके जब चलेंगी तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ डिपेंडेंसी पे बात कर रहे हैं और डिपेंडेंसी में हमें कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हमने स्टडी किया। अब इस क्वांटिटीज का जो यूनिट आया वो किस सिस्टम में मेजर किया जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। डायरेक्शन वाले पे हम चर्चा जिस बात को फिनिश करने के बाद करेंगे कि क्या है डायरेक्शन की कहानी, और बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे आपको, जैसे आपको ये बात फील आ रहा है कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की, तो एक होता है एमकेएस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये सब बेसिक चीजें हैं और अगर इसको हम अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे तो फिजिक्स का सारा कैलकुलेशन हमको अच्छा लगता है और मजा आता है। लेकिन जिस समय हम अगर सब छोटी बातें, लोगों को क्या लगता है बहुत छोटी बातें सबको आता होगा, पर ये बेसिक चीजें हैं और यही हम मिस्टेक करते हैं। हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, मेरा पिछले 4-5 सालों का जो भी एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि बच्चे अगर जो क्लास 11th में आया उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना वो बेसिक बातों में होता है, क्योंकि वो बेसिक बातों को क्लियर करना नहीं चाहता है। और हमारे जो सिस्टम के लोग हैं उनको लगता है कि बच्चे को आ गया है, पर ये चीज को समझना जरूरी है कि बच्चे को उस चीज को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है ना, तो हम इस चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलो, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन कर रहे हैं, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का ही हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी यूनिट हम वहां कंसीडर करेंगे, अगर मास को किलोग्राम में कंसीडर कर रहे हैं तो हमको लेंथ को मीटर में और समय को सेकंड में कंसीडर करना पड़ेगा। मेरी बातें फील आ रही है? अगर हमारी बातें फील आ रही हैं तो दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है सीजीएस। क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम,
सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम एक दूसरा सिस्टम है जिसमें अगर हमने लेंथ को सेंटीमीटर में कंसीडर किया है किसी भी कैलकुलेशन में, तो मेरे को मास किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेकर के चलना पड़ेगा। मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में लेकर चलना पड़ेगा। एक अगला सिस्टम हमारा आता है, उसका नाम है एसआई सिस्टम, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। जैसे फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जूल, पावर का वॉट, ये सब एसआई यूनिट होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जो कॉमन नहीं है हमारे सिस्टम में, पर भी हम उसको बात कर लेते हैं। उसका नाम है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। आपको पता है एक फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, 12 इंच होता है, और एक पाउंड में लगभग 454 ग्राम यानी कि 0.54 किलोग्राम होता है, और एक सेकंड में 1 ही सेकंड होता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। खैर, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमको स्टडी इसलिए नहीं करना है क्योंकि कहीं भी हमारे प्रोजेक्ट्स में एफपीएस का कुछ खास रोल नहीं है अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं क्लास 11 बेसिस पे। तो मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों, तो बात को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को फील करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम और दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में हम लोग जा सकते हैं। बहुत आसान से तरीके से सीखेंगे, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं। कोई हम बहुत फार्मूला लगा के अप्लाई करने वाले नहीं है। जब आपको एक फील आ जाएगा तो हम आपको फार्मूला भी सिखा देंगे, पर पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं, चीज़ों को इतनी आसान तरीके से सीखते हैं कि जैसे लगे कि हम क्लास 9 की क्लास में बैठे हैं। तो चलिए आइए बात को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स से ही हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और फिर हम चर्चा करेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, उन्होंने फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट जो है न्यूटन ने। मेरे प्यारे बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा। एक फिजिक्स का टीचर था, दुर्भाग्यवश उसकी शादी हो गई, और जब शादी हुई तो उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, तो उसने जो है अपनी पत्नी का नाम प्यार से न्यूटन बुलाया। पत्नी बड़ा खुश, इसलिए खुश कि उसके पति ने कहा था जो फोर्स होता है फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, और चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ इसलिए तुम्हें प्यार से न्यूटन बुलाया। पर बात तो कहीं और थी, बात में राज छुपी थी। फिजिक्स का टीचर दिमाग ऐसे ही उसके पास खतरनाक वाला है, तो बात जो है वो राज उसके दिमाग में छुपी हुई थी, और वो राज का पता उस औरत को तब चलता है जब एक फिजिक्स की किसी फीमेल से जाके मिलती है जिसको फिजिक्स की अच्छी खासी जानकारी होती है। तो चलिए उस फीमेल ने उसके घर में कैसे आग लगाया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई उस फीमेल को कैसे दूसरी फीमेल ने समझाया कि तुम्हारे पति जो है तुम्हें न्यूटन बुला करके तुमको क्या बुलाते हैं। उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है उस फिजिक्स के टीचर को भोजन नहीं मिलता है। तो आइए ऐसा क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, अगर हम फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इतनी बात क्लियर है तो बात को हम और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को फील करने की कोशिश करें। तो बेटा फोर्स की एमपीएस यूनिट हम निकालने की कोशिश करें। अब किसी भी चीज की यूनिट निकालने के लिए पहले हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो उसको हमको फंडामेंटल क्वांटिटी में बदलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिपेंडेंसी आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम सीधे लिख देंगे मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा देर पहले मैंने बताया। यानी एमपीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे को मिल गई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आपको बच्चों इतनी बात समझ में आती है तो ये तो हो गया एसआई सिस्टम में इसका यूनिट, और ये हो गया आपका एमपीएस सिस्टम में यूनिट। अब अगर सिंपली इसको हम सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में बदलना चाहते हैं, तो अगर हम बात करते हैं 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब हमको इसको बदलना है सीजीएस में। बच्चों सिस्टम को हम चेंज अगर कर देते हैं तो उसका अमाउंट नहीं बदलता है, इसको समझना जरूरी है। 1 किलोग्राम हो चाहे 1000 ग्राम हो, 1000 हमने भले ही बोल दिया पर वो 1000 ग्राम है ना। तो 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम दोनों बराबर होते हैं। 1000 हमको थोड़ा ज्यादा जरूर लग रहा है, बात क्या है सेम। ऐसे ही यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिस्टम में हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। बच्चों 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर,
और 1 सेकंड में कितना सेकंड? तो वैसे जल्दी जल्दी बोलते बेटा 1 सेकंड में कितना सा 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 1 सेकंड में 1 ही सेकंड होता है, तो सेकंड नहीं चेंज होगा भैया। तो 1 सेकंड जो भी दिया है तो सेकंड स्क्वायर में हो सकता है, ठीक। यानी इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ 10 की पावर 3 और यहाँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 10 की 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको नजर आ रहा है तो उसको सुंदर सा नाम देते हैं डाइन। यानी उस औरत ने फिजिक्स जो जानती थी उसके घर में जानते हो क्या आग लगाई? वो ये आग लगाई कि भैया देखो तुम्हारे पति तुमको 1 लाख डाइनों के बराबर बुलाते हैं, तुम झूठे खुश हो। अब समझ सकते हो कि उस इंसान के ऊपर क्या गुजरी होगी जब वो इंसान इन सब चीजों को समझा होगा। खैर बात की बात है बच्चों, हम सब अपनी बातों को आसान करने के लिए, थोड़ा रेडिकुलस और मज़ेदार बनाने के लिए और आपको बहुत इजी वे में समझाने के लिए ऐसी तमाम सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो जो बच्चे को हमारी बातें बुरी लगी होंगी या बुरी लगती होंगी वो मेरी बातों को दिल पे ले लेंगे। हम पहले ही बोल देते हैं किडनी पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किडनी 2 है, एक फेल भी हो जाएगा तो काम आ जाएगा। चलो बच्चों, अब हम ये तो हो गया हमारा फोर्स से रिलेटेड जानकारी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया। एक इसी तरह से इंटर कन्वर्जन हम और कर लेते हैं वर्क। बच्चों वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वर्क जो होता है W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वर्क को थोड़ा अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी होता है। देखो बेटा, वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स लगा करके फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। हम दीवार पे फोर्स लगाए जा रहे हैं, पहली चीज तो ये कि उस पे अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए, साथ में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो जब बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन एनी बॉडी, एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन एनी बॉडी व्हिच विल cause the displacement of body in the direction of force or opposite to it। मेरी बातें समझ में आ रही है कि application of unbalanced force on the body which cause the motion of body or displacement of body into the direction of force is considered as a what? Work। जब हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो जब बॉडी पे जिस दिशा में अनबैलेंस फोर्स यानी कि जो नेट फोर्स है जिस दिशा में लगता है उसी दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है और उसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? हम वर्क कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में कभी कभी ज्यादा फोर्स लग जाता है। जैसे मान लीजिए एक बैलगाड़ी है और उस पर इंसान उसको खींच के ऊपर ले जा रहा है। यहाँ एक बैलगाड़ी है और उसको एक इंसान ऊपर खींच के ले जा रहा है। उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 30 न्यूटन का है। बेचारा फोर्स तो जरूर इस डायरेक्शन में लगाया पर गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट कराया है इस इंसान के रिस्पेक्ट में। तो तमाम सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे वर्क डन से रिलेटेड। क्लास 9 में आपने पढ़ाया भी होगा, पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्क और एनर्जी बहुत मजेदार चैप्टर जिसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर एक छोटी सी जानकारी हम देने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, इधर अनबैलेंस फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो हमारा डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन एनी बॉडी व्हिच कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कंसीडर्ड एज अ वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपली इसको जोड़ा जा सकता है, और वर्क 2 वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। हमारा टारगेट है इसके यूनिट के बारे में जानने के लिए, अलग अलग सिस्टम में इसका क्या यूनिट होगा उसे हमें समझना है बच्चों। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे इसको क्लियर करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो फोर्स की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की जो है यूनिट मीटर होती है। पर अगर वर्क डन की एसआई यूनिट की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, ठीक है। और अगर हम इसको एमकेएस में बदलना चाहें तो फोर्स का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो उसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात फील आ रही है। अगर इतनी बात आपको फील आती है तो बात को थोड़ा 150 ग्राम और आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट में।
मेरे प्यारे बच्चों, अब सीजीएस में क्या करना है, सिंपल सी जो पढ़ते आ रहे हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यही सब करना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम है तो आप उसको 1000 ग्राम लिख दीजिए, हो गया। और मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं सेकंड की तो 1 सेकंड बराबर वही 1 सेकंड, तो पर सेकंड स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। इसी को हम क्या, इसी को अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो दिस इज सम रिप्रेजेंटेशन हियर जिसके बारे में हमने चर्चा किया बच्चों। हमने क्या किया, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में इंटर कन्वर्जन सीखा। हमको U1 U2 U1 N1 और U2 N2 करके एक फार्मूला आएगा जिससे हम लगाएंगे बच्चों, पर उसको आप समझ लोगे, मेरे को पता है। पर पहले सिंपली इसको फील करते हैं कि अगर हमको चीजों को सॉल्व करना हो तो कैसे कितनी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो चीजों को समझना है। अगर हम समझ जाएंगे, बुक उठाएंगे, उस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर बात नहीं की कि U1 N1 U2 N2 फिर करके इसको कन्वर्ट करके लाएंगे, तो उसको हम आपको जरूर सिखाएंगे, पर अभी सिंपल कन्वर्जन जिससे आपको चीजें फील आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी रही क्या इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड। और भी बहुत सारे इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर डायरेक्ट क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसके बारे में बात कर लिया, फंडामेंटल यूनिट, डायरेक्ट यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात कर लिया, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एमकेएस, सीजीएस और एसआई और एफटीएस के बारे में बात कर लिया। जब हमने इतनी बातें कर लिया तब हमने इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड बातें की और फोर्स को कैसे टाइम में और वर्क को कैसे अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, इतनी बातें हमने कर ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नई शुरुआत, नई दिशा और नए दोस्तों जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।